सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज 1 जनवरी to 4 जनवरी। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, लास्ट वीक आने वाली थी, बट क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई। सो आज हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के बारे में, दैट इज दिल्ली एंड उड़ीसा जॉइन द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन 2025। ये जो न्यूज़ है ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी इन 2025, ठीक है। और ये पुरानी है, बस अब ज्वाइन किया है तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आयुष्मान भारत स्कीम आई कब? इट वाज लॉन्च इन 2018 एंड अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी फ्रॉम रांची, ठीक है। तो रांची झारखंड से इसको अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। इसमें क्या होता है, आपको 5 लाख पर एनम पर फैमिली जो है वो प्रोवाइड की जाती है कवरेज, अगर कोई भी आपका इशू है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो आपको कवर किया जाता है। द 34th नंबर स्टेट जो इसमें इंक्लूड हुई है वो है दिल्ली एंड 35th नंबर ऑफ स्टेट जो ज्वाइन हुआ है इन दी योजना दैट इज उड़ीसा। अब ये कौन से हमारे एसडीजी गोल को फोकस करती है? दैट इज थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एंड जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कौन से गोल एसडीजी गोल को फोकस कर रहा है, और क्या कहते हैं कौन सी स्टेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मोर ओवर न्यूज वैसे ये थी हमारी, एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री 84.35 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स वर इशूड, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड था, तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आपको ये फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज दिल्ली एंड उड़ीसा ने इसको ज्वाइन कर लिया है। और इंपॉर्टेंट चीज जो इस न्यूज से रिलेटेड रह गई है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको बुखार होता है तो आप अपने किसी भी लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेक करवाते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, मान लीजिए आपका बुखार है, वो बहुत दिन तक चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, नॉट दैट मच बिग, जहाँ पर आपके टेस्ट हो जाएं, ब्लड टेस्ट होंगे, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होगा, आपको एग्जामिन करेगा, ठीक है, और ट्रीटमेंट देगा। अब मान लीजिए उसके बावजूद भी आपका बुखार जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आप कहाँ जाएंगे, टर्शरी हेल्थ केयर पे जाएंगे। दैट इज ऐसे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे आईसीयू होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, एडवांस मशीन्स होगी, तो दैट इज टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैंसर का ट्रीटमेंट है, दैट कम्स अंडर टर्शरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी में बेसिक हो गया, सेकेंडरी में स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट हो गए, और टर्शरी में बिल्कुल ही स्पेशलाइज हो गए, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉस्पी लॉन्च न्यू लोगो एंड मैस्कॉट टू स्ट्रेंथन द डाटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो लोगो इन्होंने जारी किया है, और ये जो लड़की है चश्मे वाली, दिस इज नोन एज सांख्यिकी, ये इनका मैस्कॉट है जो इन्होंने लोगों को और ज़्यादा चीज़ों से रिलेट करने के लिए, फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब लॉन्च किया है। नाउ डाटा फॉर डेवलपमेंट जो है ये आप देख रहे हैं, दिस इज द थीम ऑफ द मॉस्पी। मॉस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके जो डिजाइन एलिमेंट्स है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक ब्लू सर्कल है, ग्रीन लीव्स हैं, एंड ऑरेंज वो है, तो 3 कलर्स हो गए, ट्राई कलर हो गए हमारे। किसके कलर्स हैं? ये हमारे फ्लैग के कलर्स हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस शो कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक चक्र की। इसमें एक अशोक चक्र है जो कि ट्रूथ को दिखा रहा है, ठीक है। बीच में एक रूपी का सिंबल है, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रूपी का सिंबल हो गया है। देन रूपी का सिंबल क्या दिखा रहा है कि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, फिस्कल मैनेजमेंट एंड नेशनल ग्रोथ। एंड जो न्यूमेरिक एलिमेंट्स है, जैसे कि आप देख रहे हो इक्वल्स टू का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, समेशन का साइन है, ये सारे साइंस क्या दिखा रहे हैं कि हम कैसे कैसे अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ा रहे हैं। साथ में नीचे देखो इकोनॉमी की ग्रोथ को भी, जीडीपी को जो है वो शो कर रहा है कि कैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। और इसका मैस्कॉट क्या है, सांख्यिकी, ये भी याद रखना है। और ये पूरा जो आपका लोगो है, इसका कलर्स और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ये आपको सारे याद रखने हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी याद रखना है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू व्हाट इज मॉस्पी। तो मॉस्पी जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें बेसिकली 2 विंग्स होती हैं, एक है स्टैटिस्टिक विंग, एक है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक विंग जिसको हम एनएसओ भी बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि सारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को देखता है। कोई सेंसस कराना है, कोई भी तरह का कोई भी
सर्वे करवाना है तो वो सब ये देख रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अब कोई भी प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, एक एमपी लैड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एक एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो वो सारा काम जो है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग देखता है और स्टैटिस्टिकल विंग देखता है कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मॉस्पी मिनिस्टर कौन है हमारे, दैट इज राव इंद्रजीत सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। तो ये स्टैटिक फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट from your exam point of view, Assam becomes the first state to constitute the 8th state pay commission। तो 8th पे कमीशन आने वाली है। हमने पिछले ईयर में जो है इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ पड़ी थी और विद इफेक्ट फ्रॉम 2016 बोल रहे थे 1 जनवरी, बट ऑब्वियसली अगर इफेक्ट में आती भी है तो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको। ये अनाउंस किया है कि असम पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपनी स्टेट में अपना पे कमीशन बनाया है, राइट। तो इसको अनाउंस किया उनके सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने। यूनियन कैबिनेट जो है, यानी जो 8th पे कमीशन है, उसकी जो कैबिनेट की मिनिस्ट्री मीटिंग हुई उसको पीएम मोदी जी ने अप्रूव किया। और जो ये है हमारा पे कमीशन जो है, सेंट्रल पे कमीशन जो है, वो एक टेम्परेरी बॉडी है। इसमें कौन कौन होते हैं मेंबर्स में, कंपोजिशन में देखिए, एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, राइट। अब जो चेयरपर्सन है फॉर द 8th पे कमीशन वो है जस्टिस मंजुला प्रकाश देसाई, ठीक है। तो वो प्रकाश फैला रही हैं 8th कमीशन लाकर, ठीक है, सबके जीवन में उजाला हो जाएगा ना, पैसे बढ़ जाएंगे उनके। तो इस तरीके से याद रखिए। फॉर्मर चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। पार्ट टाइम मेंबर जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, पार्ट टाइम मेंबर होता है वो है पुलक घोष, और सेक्रेटरी है पंकज जैन। सेक्रेटरी कौन है, पंकज जैन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, हर 10 साल पे इस कमीशन को बनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये पे कमीशन जो है होती क्या है और क्यों बनाई जाती है ना, आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि क्यों बनाई गई है। तो जो पे कमीशन होती है उसको जानने से पहले आप पहले ये देख लीजिए, 8th सीपीसी एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2026। फर्स्ट पे कमीशन के हेड थे श्रीनिवास वर्धाचारी, ठीक है। उन्होंने आगे बढ़ाने की वर्धा, मतलब वर्धा से आप याद रख लीजिए, वर्धाचारी की बढ़ाने के लिए कुछ बात करी थी, इस तरीके से कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। और चेयरपर्सन में मंजुला प्रकाश देसाई, ये तो आपको याद रह जाएगा एक का, ठीक है। और फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन में 9 मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की रिपोर्ट मई 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जनवरी 1946 में। तो बेसिकली पे कमीशन है क्या, इसमें क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंस के जो कि रिव्यू करते हैं कि कितने चेंजेस आने चाहिए सैलरी में, अलाउंसेस में, पेंशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और पेंशनर्स की। क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना जो है हमारी पे में और जो इवन पेंशन जो ले रहे हैं एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी पेंशन में, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको तो मिलता है डीए, आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, इसी को रिवाइज करते हैं ये। और पेंशन वाले को मिलता है डियरेंस रिलीफ, ठीक है, डीआरए, ठीक है। तो डियरेंस रिलीफ मिलता है, वो पेंशनर्स को मिलता है। तो इन दोनों में कितना इंक्रीज करना चाहिए हर 10 साल के बाद, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए कि कितने कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए इन्फ्लेशन और मार्केट को देखते हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का काम इनका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली पे कमीशन मैंने आपको बताई दी 1946 में बनी थी, और अभी लास्ट वाली जो थी 7th वाली वो 2015 में बनी थी। 7th पे कमीशन कब बनी थी, 2015 में। ये भी पता होना चाहिए, लास्ट थी 7th और फर्स्ट थी 1946-47 में, ठीक है। Okay, so our next news is that Bulgaria joins the Eurozone, adopts the euro as the official currency. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूरोजोन क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोजोन एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा, ईयू जो है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज, जो कि क्या करती हैं,
कॉपरेशन करती है, मतलब ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, पॉलिसीज़ के लिए सेम पॉलिसीज रखती है, मूवमेंट के लिए, लोगों का मूवमेंट हो, इन सब पे फोकस करती है। जबकि यूरोजोन क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी सेम है, यानी कि वो सारी कंट्रीज जिनकी यूरो करेंसी है ना, उसको हम किस में लगते हैं, यूरोजोन में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ पर उनकी करेंसीज जो हैं, सारी कंट्रीज की अपनी करेंसीज ही फॉलो करते हैं, मतलब कुछ यूरो वाले भी हैं और कुछ बिना यूरो वाले भी हैं। लेकिन यहाँ पे वो ही कंट्रीज आएंगी सिर्फ जो कि यूरो को एज अ अपना क्या मानती है, ऑफिशियल करेंसी मानती है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, जबकि यूरोजोन में 21 कंट्रीज हैं, और जिसमें 21 नंबर की हो गई बुल्गारिया एंड 20th नंबर की हो गई क्रोएशिया। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन बड़ा है और यूरोजोन उससे छोटा, उसमें कम कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपलसरी है कि यूरो ही होगा और यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, अपनी अपनी करेंसी सब रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आएंगी जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और इसमें क्या है, ओनली दोज यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है किसको, यूरो को, उसी को, वही उसका पार्ट है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोजोन छोटा है और उससे बड़ा क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यूरोजोन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जर्मनी होगी, फ्रांस हो गई, इटली हो गई, स्पेन हो गई, और यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन, ये सारी आ जाती है। इसमें पोलैंड और स्वीडन नहीं आती, पोलैंड और स्वीडन इसका पार्ट नहीं है, जबकि पोलैंड और स्वीडन इसका पार्ट है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि इसमें सब कंट्रीज के पास यूरो नहीं है एज अ करेंसी और इसमें सबके पास यूरो है एज अ करेंसी। ठीक है, अब देखिए न्यूज़ यही है कि बुल्गारिया की पहले करेंसी थी लीव, उन्होंने अब यूरो कर दिया है, 21st कंट्री बन गई यूरोजोन को अडॉप्ट करने वाली। 20th कंट्री क्रोएशिया है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन को बनाने में 3 ट्रीटी जरूरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी किस चीज़ के लिए थी। तो ट्रीटी ऑफ रोम हुई 1957 में, देन maastricht ट्रीटी 1993 एंड देन ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, ये तीनों ट्रीटीज हैं, आपको याद रखनी है रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक की। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने की कुछ नहीं था, बट ये है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ्स ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी 2026। एक पार्टनरशिप हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, और इसी के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है कि 100% टैरिफ जो है वो रिमूव कर रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, यानी इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगी उस पर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड न्यूज इज नंबर ऑफ यूएसबी डाउन टू 1457 इन फिस्कल ईयर 2025। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो कम होकर कितने हो गए, 1457। तो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 12 हैं, रीजनल रूरल बैंक्स कितने हैं, अभी 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट चला था, तो ये भी पूछ सकते हैं, 28 है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स 21 है, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर 12 है और प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, 21 हैं। तो ये नंबर्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, उसके स्टैटिक फैक्ट्स क्या है, ये आप खुद से गूगल करेंगे, आपका होमवर्क है, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।